स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां पर हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ्स की और उसका इम्पैक्ट जो हमने अब तक कमोडिटीज में आता हुआ देखा है, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगला हफ्ता कैसा रह सकता है। अगर प्राइसेस को यहाँ पर देखें तो कच्चे तेल में अब तक इस हफ्ते में हमने करीबन 10% तक की गिरावट आते हुए देखी है। जहां तक चांदी की बात है, काफी हद तक 8% की गिरावट यहां पर भी दर्ज हो चुकी है। सोना थोड़ा सा फ्लैट है इस हफ्ते में, लेकिन अगर मेटल्स की बात की जाए तो चाहे वो कॉपर है जो अब इस हफ्ते में 7% गिर चुका है, या एल्यूमिनियम या जिंक की बात की जाए जहां पर हमने 6% की गिरावट इस हफ्ते में आते हुए देखी है, ये सारा का सारा रिएक्शन यूएस ट्रंप टैरिफ्स का ही है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हमने अब चीन की तरफ से यहां पर रिटेलिएशन आता हुआ देखा है। चाइना ने कहा है कि वो 34% के टैरिफ्स यहां पर यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाएगा, यानी कि ये रिटेलिएशन है। इसी तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूरोप की तरफ से आती हुई देखी हैं। यूरोप ने कहा है कि वो 20% का टैरिफ लगाएंगे। ऑफ कोर्स वहां पर डेट नहीं आई है। कनाडा ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे। कुछ कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी और कुछ कंट्रीज यहां पर नेगोशिएट करेंगी। इसके बीच में अगला हफ्ता कैसा बीत सकता है? जो इतनी बड़ी गिरावट हमने इतनी सारी कमोडिटीज में आते हुए देखी है, क्या ये अगले हफ्ते जारी रह सकती है कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर निकल के आ रही हैं? ये सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज शो में आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर हैं, जीजेसी के एक्स चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने और बैंस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, ऑफ कोर्स साहब, जिस तरह से ये हफ्ता रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि अगला हफ्ता कुछ बेटर हो पाएगा, क्योंकि रिटेलिएशंस अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमने चीन की तरफ से वो रिटेलिएटरी मैसेज आता हुआ देखा, सडनली और गिरावट मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है। कॉपर, कच्चे तेल में गिरावट है। क्रूड 2 दिन से लगातार 6% यहां पर गिर रहा है। तो पहले अगर हम गोल्ड की यहां पर बात करें, समझने की कोशिश करें, जो सेफ हेवन बाइंग सोने में आनी चाहिए थी वो शायद बहुत पहले ही आ चुकी है, आप कहेंगे, और जो करंट लेवल्स हैं, अगर सोना इनको होल्ड कर सके तो भी बहुत है। साथ ही साथ जिस तरह से क्रूड में मुनाफा वसूली है, उसके क्या इंपैक्ट रह सकते हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आई थिंक ये पहली बार देख रहे हो रिटेलिएटरी टैरिफ्स के सामने रिटेलिएटरी टैरिफ्स हो रहे हैं। सो आई थिंक ये एक मिसाइल के सामने दूसरा मिसाइल चल रहा है। सो आई डोंट नो ये कहाँ पे एंड होगा, बिकॉज एवरीबडी इज कॉलिंग देयर टैरिफ्स एज रिटेलिएटरी। सो थिंग इज कि इसमें ऐसी अगर आप वॉर कर रहे हैं, एक सीधा वॉर कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता है या कुछ बड़ा मतलब ज्यादा लोगों का मतलब डेथ होता है, वो सब में आपको जनरली यू स्लो डाउन द टेम्पो ऑफ द वॉर काइंड ऑफ थिंग। सो इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड वॉर बेसिकली क्या है कि आपको तुरंत इसका जो नतीजा है वो नजर नहीं आता है कि कौन जीत रहे हैं। एंड हालांकि इस वॉर में तो सब लोग हारेंगे, एंड बिकॉज ये कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन का रिवर्सल है। एंड जो जो यूएस है, उनके जो इकोनॉमी और उनके जो इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो टैरिफ्स, अगर फ्लैट टैरिफ्स लगा रहे, बाकी कंट्रीज एक्चुअली जहाँ पे उनका जो एक्सपोर्ट्स ज्यादा है वहां पे ना लगाते हुए, जहाँ पे इंपोर्ट्स है वहां पे लगाते हैं। सो दोनों साइड और कंप्लीटली आई डोंट थिंक कोई इंडस्ट्री ज्यादा कुछ बचेगा यहाँ पे कि जो टैरिफ का जो ब्रंट है वो उससे बच बच पाएगा। सो ग्लोबली स्लो डाउन तो आएगा ही आएगा। एंड यूएस का रिसेशन की जो जो संभावना है अराउंड आई थिंक 65% के आसपास अभी मार्केट मान के चल रहा है। मेरे हिसाब से 80-90% का आप पकड़ के चल सकता है कि यूएस अगले 18 महीने के अंदर एक मेजर रिसेशन में आ सकता है। दो चीजें इसके वजह से, आपको अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको इंटरेस्ट रेट्स कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो सोने के लिए अच्छा है। दूसरा है ट्रेड वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स, जो अभी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल से अनसर्टेनिटीज एंड जो वॉर्स चल रहे हैं, वो सबके एक जो यूएस का जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल हो गया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इधर इट इज कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, एशियन कंट्रीज हो, कि अगर इफ यूएस लीडरशिप इटसेल्फ इज चैलेंज्ड बोथ ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज ऑन द मिलिट्री फ्रंट, बेसिकली यूएस डॉलर विल बी चैलेंज्ड। अगर यूएस डॉलर के अलावा आप अगर रिजर्व्स को थोड़ा भी अगर हम देख रहे थे, अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उनका जो डॉलर रिजर्व्स, ओनली डॉलर रिजर्व्स को अगर 5% के आसपास अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो करीब करीब 1000 टन के आसपास का सोना चाहिए करंट लेवल्स पे। सो अगर 5-10% अगर करना चाहता है तो 2000 टन के आसपास का सोना चाहिए। सो एज ए लार्जेस्ट बायर, global central banks will continue to support
जब तक ये अनिश्चितता है, जब तक ये जो यूएस का जो सिंगल हैंडेडनेस है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ डॉलर का ऑल्टरनेटिव गोल्ड के अलावा कुछ खास दिख नहीं रहा है, सो गोल्ड का जो है वो चालू रहेगा। बट हालांकि ये सब कहते हुए ये मैं रिस्क और एक कॉशन भी देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, करेक्शंस भी बहुत डीपर रहेगा। कभी ना कभी आपको 150-200 डॉलर का करेक्शन कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इसमें ट्रेड करना है या निवेश करना है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। अगर हम थर्सडे की बात करें, जब ये टैरिफ्स आए तो $100 की मूव तो हमने तभी आते हुए देख लिए थे, 3160 से 3060 के अंतर। तो जैसे आपने कहा 100 से $150 की मूवमेंट यहाँ पर अब एक आम बात हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। नितिन जी, आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे, जिस तरह से ज्वेलरी के ऊपर अब यहाँ पर टैरिफ्स हैं, एक्सपोर्ट्स को एक थोड़ा सा हिट है। ऑफ कोर्स हमारी नेगोशिएटिंग वाली एक स्टैंड है इंडिया की, और माना यह जा रहा है कि 26% से शायद इसको कम करके 10-15%, 20%। इंडस्ट्री ऐसा होप कर रही है कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा। ज्वेलरी पे किस तरह का इंपैक्ट देखते हैं आप? देखिए, मैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ पे अभी एग्जीबिशन चल रहा है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी का, जीजेएस शो डोमेस्टिक काउंसिल का। उसमें जो कल मंदी आई है उसकी वजह से इतना उत्साह हुआ, क्योंकि परचेसिंग टनों से होने वाली है। तो दे आर वेल हैप्पी कि अब कुछ मौका मिला है कुछ बाइंग करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 दिन की ट्रेडिंग होंगी इसमें काफी बड़ी बाइंग होंगी। दूसरा, अगर इंटरनेशनल भी अगर देखेंगे तो अगर ये अभी गुड़ी पाड़वा हो गया और अभी आने वाले समय में अक्षय तृतीया है, और हिंदुस्तान की हर पब्लिक, हर ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर मान चुका है कि गोल्ड बढ़ना है। जब तक के ट्रंप है तब तक के बहुत सारे सरप्राइजेस आते रहेंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस के बारे में नारने साहब ने बताया, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसे कई सरप्राइजेस आएंगे और ये सारी अनसर्टेनिटी बताती है कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। सिल्वर थोड़ी ओवर रिएक्ट कर गई है, तो वो भी मैंने देखा है कि यहाँ पे इस बार हमारे शो में सिल्वर का भी भारी मात्रा में बाइंग हो रही है। तो सब मिला के दिखता है मुझे कि गोल्ड के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर और बढ़ोतरी के लिए स्कोप है। ये एक थोड़ा सा रिवर्स जो है, ये टैरिफ को समझने के अंदर लोगों को अनसर्टेनिटी आई है, और मुझे मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया तेज रफ्तार से तेजी दिख रही है आने वाले समय में। तो हमें यहाँ पर काफी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, और यही रिपोर्ट हमने ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से भी आते हुए देखी है कि जून जुलाई तक ही यहाँ पर सोना शायद 3200-3500 बनता हुआ नजर आए, और अगले 3, 4, 5, 8 साल तक जिस तरह का सिनारियो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, काफी ज्यादा तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आगे जाकर मार्केट्स में। चिंतन, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल टैरिफ्स को, रिटेलिएटरी टैरिफ्स को? और किशोर ने बहुत प्रॉपरली बात कही कि रेसिप्रोकल पे आप रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं। आई मीन क्लियरली वो पूरा फंडा ही यहाँ पर थोड़ा सा मिफ्ड है, लेकिन कैसे देखते हैं आप गोल्ड में इसका सपोर्ट आता हुआ? मनीषा, किशोर ने जैसे डिटेल में बताया ही है कि डी डॉलराइजेशन करना है, डिफ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट कट होगा, इन्फ्लेशन आएगा तो भी उसका हेज गोल्ड है। तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में तो तेजी ही बनती है। बट जहां तक मेरा समझना है, अगर आप वहां पे इन्वेंट्री देखोगे सीएमई में, वो 1400 टन की इन्वेंट्री हो गई, और ये तो रजिस्टर्ड इन्वेंट्री है। इसके सिवाय इनविजिबल इन्वेंट्री होती है, सोशल इन्वेंट्री होती है। तो लगभग लगभग 2000 टन सोना यूएस के अंदर पड़ा है। अगर एक बार के लिए अगर ये इवेंट खत्म हो गया, जो भी इवेंट था, जो भी अनसर्टेनिटी थी, अगर वो खत्म हुई है, तो वो सोना कौन लेगा? यूएस के अंदर कोई सोना फिजिकली लेता नहीं है। तो इंडिया और चाइना अगर उनको वापस सोना भेजना है, तो सोना उनको एक बार के लिए नीचा लाना पड़ेगा, वरना उतनी डिमांड एक साथ आ नहीं सकती। और वहां अगर वो सोना पड़ा रह जाएगा तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो उनको भारी पड़ेगी। तो एक अच्छा करेक्शन प्राइस वाइज, जो $100 तो आ गया, ये तो आ गया, बट अब मुझे लगता है टाइम करेक्शन के साथ धीरे 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 थोड़ा ये नीचे आएगा। और मुझे लगता है कि अराउंड 2900 और 3000 के बीच में ये टाइम थोड़ा स्पेंड करके फिर अपन पोजीशन बन सकती है। अगर आप देखो ओवाई वाइज भी देखो तो कॉमेक्स में बहुत ओवाई कम हो गया है। नॉर्मली जब ये 4,25,000 4,30,000 लॉट का ओवाई आ जाए तो वहां से तेजी बिल्ट होती है। तो मुझे लगता है ये साइडवेज जैसा माहौल एज ऑफ नाउ बना रहेगा। और ये अगर आप देखो कि पीछे के थोड़े साल से गोल्ड का बेस बहुत बढ़ गया, अगर अपन कोविड के पहले से और कोविड के बाद की बात करें तो बेस बहुत बढ़ गया। तो जितनी स्पीड से वो लोअर बेस से ऊपर बढ़ा, उतना पेस मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड अप मेंटेन कर पाएगा। और उसको एक बार थोड़ा सा पॉज यहां से लेना पड़ेगा। और जो भी आपका, अगर आप आईवी वाइज भी देखो तो आईवी भी वो 18 का जो हाईएस्ट था वहां से नीचे आ गया है। तो कहने की बात है कि जो भी इवेंट था, जो भी डालना था मार्केट को, एक बार ये लग रहा है कि ये हो चुका है।
मार्केट में वो सब कुछ प्राइस्ड इन है, तो ये जो भाव है उसके अंदर प्राइस्ड इन है। और थोड़ी सी भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ या टैरिफ जो हम बोल रहे हैं वो रिवर्स करने की बात हुई या सहूलियत हुई, तो ये गोल्ड और बेरिशनेस आ जाएगा। और अगर ये इसी तरह से रहता है तो गोल्ड सस्टेन हो जाएगा, बट चांदी तो बिल्कुल नहीं सस्टेन हो सकती। वेल, बात अब हम चांदी की करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी मुनाफा वसूली हमने चांदी में यहाँ पर आते हुए देखी है। मल्टी मंथ लोज पे तो है ही, और इस हफ्ते में 8% की गिरावट भी है। और वो नितिन जी का एक पॉइंट सही है कि मुनाफा वसूली आई है तो खरीदारी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी होगी, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि खरीद नहीं पाए या आगे जाकर फिर और बढ़ सकता है, तो वो ऑफकोर्स इन डिप्स का यहाँ पर फायदा एब्सोल्युटली उठाते हुए नजर आएंगे। वो सोने में तो हमने देखा ही है चिराग, लेकिन चांदी 8% की गिरावट इस हफ्ते में, कैसे देखते हैं आप उसे? निशा जी, तो ये एक्सपेक्टेड था। जैसे ही ये जो टैरिफ की जो क्लैरिटी थी, वो टैरिफ की क्लैरिटी से ही ये दिख रहा था कि अब यहाँ पे करेक्शन आएगा, पर इतने इतने कम समय में इतना ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था एक बार $32 तक चांदी आ सकती थी, पर अभी जब $32 जब ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नाउ अब ये यहाँ पे थोड़ा सा और सस्टेन करेगा। और एक बार ऐसा हो सकता है कि हर स्पाइक पे अभी मुनाफा वसूली और हो, और ये सस्टेन करेगा 87,500 88,500 के लेवल तक चांदी एक बार आ सकती है। बट हर डीप में लॉन्ग टर्म के लिए यहां से बिल्कुल बाय बनता है। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर अगर हम देखें तो वापस हम लोग 100,000 100,000 के लेवल्स पे बिल्कुल जा सकते हैं। मैं स्विस एशिया कैपिटल के कमोडिटी एनालिस्ट से बात कर रही थी चिराग। उन्होंने बोला कि 30 के अगर नीचे आता है, अगर आपको हायर 20s में यहाँ पर चांदी मिलती है तो भी खरीदने के लिए अच्छी है। और उनका 2 साल का व्यू था कि 2 साल में चांदी $50 पर आउंस पे जा सकती है। ये एक व्यू है जो हमने काफ़ी जगह से आता हुआ देखा है, लेकिन $35 भी ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ नजर आया है। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, एक बार चीज़ें सेटल वगैरह हो जाएं, तो आपको भी लगता है कि 30 शायद तोड़ सकता है? अगर 30 के नीचे भी आता है तो एक डेफिनेट आंख बंद करके खरीदार चाहिए। बिल्कुल। जब जब मैं कहता हूँ 87,500 88,000 की अगर करीबन बात करें, तो इफ यू कन्वर्टेड इट कम्स अराउंड $30 के आसपास। अगर $30 के नीचे कोई भी लेवल दिखता है तो बिना घबराहट के बिल्कुल चांदी में निवेश करना चाहिए। और वो निवेश करने पे आप अगर लॉन्ग टाइम अगर रुकते हैं तो 100,000 का लेवल आप शॉर्ट टाइम में भी देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल वो लेवल एंटिसिपेट बिल्कुल है। चिराग, नीचे गिरने से कुछ खरीदारी जैसे आपने कहा लौटती हुई नजर आई है, क्या वो एंटिसिपेटेड है? अक्षय तृतीया बेहतर जाएगी? अक्षय तृतीया बिल्कुल हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बीइंग अ प्लेटफॉर्म, जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी काफी छोटे छोटे क्लाइंट्स जो एसआईपी कर रहे हैं, उसमें काफी खरीदारी हमने लास्ट 48 घंटे में देखने को मिली है। एट द सेम टाइम जो हमारा होलसेल का जो हमारा डेस्क है, वो डेस्क पे हमने काफी सिल्वर जो ओवर द ग्राउंड जो स्टॉक पड़ा हुआ था, वो काफी निकलना शुरू हो चुका है और फिजिकल डिमांड आना शुरू हो चुका है। तो अगर इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर नेक्स्ट वीक से हम नया सिल्वर का इंपोर्ट मार्केट में आता हुआ बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे। किशोर, चांदी में अब आपकी यहाँ पर क्या सेंस है? थोड़ा सा लैग बिहाइंड करी है ये सोने के, बिकॉज ऑब्वियसली सोना सेफ हेवन बाइंग है, चांदी को वो दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह की बहुत भारी करेक्शन इस हफ्ते में देखने को मिली, क्या अगला हफ्ता बेहतर है? और जिस तरह से बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर 30 और उसके नीचे हैं, आपका क्या सेंस है? बाइंग रिकमेंडेशंस तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा पुराना टारगेट है 1,25,000 के आसपास का, अभी भी मेंटेन कर रहा है। सो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एंड जैसा चिराग भाई ने बोला कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर काफी अच्छा कर सकता है। बट सिल्वर का नेचर ही ऐसा है, हम सब जानते हैं कि जब भी अपसाइड जाता है तो भी सडन एंड स्पर्ट्स मिलता है, आपको डाउन साइड में भी उतना मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो कॉपर का जो इम्पैक्ट है, स्पेशली बेस मेटल्स का इम्पैक्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा सिल्वर में देखने के लिए मिल रहा है। अगर रिसेशनरी फियर से, स्पेशली अगर चाइना अगर स्लो डाउन हो जाता है इसके वजह से, तो जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो करेक्शन आ सकता है उसके वजह से सिल्वर में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि सस्टेनेबल डाउनसाइड सिल्वर में आएगा। अगेन जैसा गोल्ड का जो तेजी है, उसके पीछे जो सिल्वर का जो उसका जो फॉलो थ्रू पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। एनीथिंग क्लोज टू अराउंड $29-28 के आसपास
बहुत ही अच्छा लगता है कि एज अ वैल्यू बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑल्सो। शायद $2 आप यहाँ से भी आपको थोड़ा सा डाउनसाइड देख सकते हैं। अगेन सिल्वर इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड। अगर इवन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, हाई कन्विक्शन आप लेके बैठे हैं, फिर भी आपको घबराहट होगा, आपको डराएगा सिल्वर। सो आई थिंक जिनको वो नर्व्स है उन लोग ही करें, अदरवाइज गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर नॉर्मल और मतलब पीसफुल इन्वेस्टर हो। तो अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग मेंटालिटी और स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हो तो सिल्वर बहुत ही अच्छा मौका देगा नीचे में बाइंग करने के लिए। किशोर जैसे राय दे रहे हैं कि अगर आप लाइट हार्टेड हैं, फेंट हार्टेड हैं तो चांदी में ना काम करें। और चिराग, आप कैसे हार्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह से चांदी मूव करती है और आप इतने सालों से इस कारोबार में हैं, कैसे करते हैं? देखो, चांदी एक ऐसी चीज है जिससे बिल्कुल डरना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप कंटेंट रहते हैं तो आप वो फ्लो में आपको आप वो फ्लो में आप नैया पार कर जाते हो। तो अगर अगर मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सेक ऑफ एग्जांपल अगर देखते हैं, तो जब 1 लाख से जब 95,000 आई तो निवेशकों को लगता है कि यार अब ये सही भाव है, इसको अब ले लेना चाहिए, ठीक है। पर एट द सेम टाइम वही 3 घंटे के बाद आप 92,000 देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये खराब एंट्री मैंने ले ली, तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ये एक जो फियर ऑफ अननोन है, ये फियर ऑफ अननोन चांदी में बिल्कुल रहता है और ये बिल्कुल बरकरार रहेगा। अगर जो इंटेक्ट इन्वेस्टर है, जो ये इन्वेस्ट करके अगर रुक जाता है और लंबे समय तक अगर रुकता है तो उसको उसका जरूर फायदा होता है। वेल एब्सोल्युटली। 20s में हमने चांदी पिछले साल में आते हुए देखी थी, पिछले 2-1 साल में वहां अटकी रही, लेकिन ऑफ कोर्स हायर हाइज हमने बनते हुए देखे हैं। डिफिकल्ट पीरियड्स हैं, लेकिन चांदी में कुछ मुनाफा वसूली का फायदा यहां पर उठाया जा सकता है। ब्रेक में जाएं उससे पहले नितिन जी आपसे जानना चाहेंगे, अब आपकी क्या सेंस है सोने को लेकर? जैसे आपने कहा पॉजिटिव है बायर्स के लिए, लेकिन प्राइसेस अब आगे जाते हुए क्या रेंज देखते हैं आप? देखिए, दो पॉजिटिव न्यूज है। टेरिफ लगाया है, इंडिया के लिए निगेटिव है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना के ऊपर इंडिया से डबल टेरिफ लगाया है। तो मैं इसको देखता हूं कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन गई, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करके 50%, 52% और इंडिया से करने से 26%, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की और मोदी जी की दोस्ती है उसी के मद्देनजर रखते हुए मौका दे रहे हैं इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट आप चाइना का अगर देखेंगे तो 18 साल बाद में पिच ने A+ से उसकी रेटिंग A कर दिया है। तो चाइना में कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इंपैक्ट आता है इकोनॉमी पे, और जब भी इकोनॉमी में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है अनसर्टेनिटी की वजह से। एवरी बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड, ऐसा बोला जाता है। तो ये दो मुझे चाइना की तरफ से संकेत मिल रहा है कि गोल्ड में तेजी और आ सकती है। जैसा सेंट्रल बैंक की परचेसिंग कंटिन्यूस चल रही है, डिमांड इंडिया में उतनी कम नहीं हुई जितना लोगों को डर था कि जिस हिसाब से हमारा अक्षय तृतीया की बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से गुड़ी पाड़वे की हुई है, तो मुझे बहुत लंबा मंदी का नहीं दिखता। इसके अंदर टिकट साइज जरूर थोड़ी छोटी हो गई है, लोग बाइंग करने में डर रहे, लेकिन रोका नहीं है किसी ने बाइंग अपनी, कम कर रहे बाइंग लेकिन। एब्सोल्युटली। तो क्लियरली एवरी बैड न्यूज इज गुड फॉर अ गुड बुल, जैसा कि नितिन जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो पॉजिटिविटी यहाँ पर खरीदारी में जरूर लौटती हुई नजर आएगी। वैसे तो बात हुई सोने चांदी की। चिराग या नितिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।